अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहिम, आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th फिज़िक्स चैप्टर नंबर 7। जी, हम ऑसिलेशंस को डिस्कस कर रहे थे। इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने फोर्स्ड ऑसिलेशन और फ्री ऑसिलेशंस को डिस्कस किया था। आज का जो टॉपिक है वो फोर्स्ड ऑसिलेशन से कनेक्टेड है। नेम है स्टूडेंट्स रेजोनेंस। मार्क कर लें, ये वीडियो लेक्चर लॉन्ग के लिए, एमसीक्यूज के लिए, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, तीनों डिपार्टमेंट वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसमें बहुत सारे एमसीक्यूज हैं, शॉर्ट्स हैं और इंतहाई आसान टॉपिक है। टॉपिक का स्टार्ट करते हैं जी। टॉपिक नेम है रेजोनेंस। रेजोनेंस है क्या, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो देखिए, रेजोनेंस होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेशन। जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया, फोर्स्ड ऑसिलेशन मीन जिसमें अप्लाइड फ्रीक्वेंसी जो है वो किसी सिस्टम पर लग रही हो। ठीक है जी, एक तो सिस्टम की अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, इस पर मैंने डिटेल लेक्चर जो है इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बनाया है, आप वो देख सकते हैं। ठीक, अब रेजोनेंस क्या है? रेजोनेंस अकर इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड फोर्स, अगर अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू द वन ऑफ द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। स्टूडेंट्स, अगर अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ सिस्टम के बराबर हो जाए तो फिर हम ये कहते हैं कि ये जो फेनोमिना है इसे हम कहते हैं रेजोनेंस। ठीक है जी। अब ये अगेन मैं बता रहा हूँ कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी सिस्टम की अपनी फ्रीक्वेंसी जिससे वो फ्रीली ऑसिलेट करता है। अप्लाइड फ्रीक्वेंसी अगर हम कोई वाइब्रेटर या कोई डिवाइस लगा देते हैं, उससे जो हम फ्रीक्वेंसी अप्लाइड करते हैं, फोर्स लगाते हैं सिस्टम पे एक्सटर्नल, तो उससे हम कहते हैं अप्लाइड फ्रीक्वेंसी। ठीक, सो कंडीशन फॉर रेजोनेंस। अब रेजोनेंस के लिए कंडीशन क्या है कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू द अप्लाइड फ्रीक्वेंसी। ठीक, एट रेजोनेंस एम्पलीट्यूड इंक्रीजेस। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब रेजोनेंस होता है तो एम्पलीट्यूड इंक्रीज करता है। ठीक, अभी हम डिस्कस करेंगे कि रेजोनेंस इंक्रीज करने से मींस कि एम्पलीट्यूड इंक्रीज करने से, रेजोनेंस होने से क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसानात हैं। ठीक है, आपकी बुक में टाकोमा जो ब्रिज है यूएसए का, उसकी इंफॉर्मेशन है, डिस्कस करेंगे। और माइक्रोवेव ओवन में फूड कैसे गर्म होती है, वो एडवांटेज है, सारा आज हमने इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करना है। तो एट रेजोनेंस एम्पलीट्यूड इंक्रीजेस, ये नोट कर लेना है पॉइंट। बाय स्लाइटली चेंजिंग द एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी ऑफ एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस। क्या करें? जब रेजोनेंस की कंडीशन हो, मीन के नेचुरल फ्रीक्वेंसी और अप्लाइड फ्रीक्वेंसी बराबर हो, तो एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा। बट जब रेजोनेंस की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो और आप अप्लाइड फ्रीक्वेंसी स्लाइटली चेंज करें तो एम्पलीट्यूड डिक्रीज होगा। किसका? अप्लाइड फ्रीक्वेंसी का। ठीक है जी, हमारे पास जो है एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? डिक्रीज। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट। कब? जब हम स्लाइटली चेंज करें, किस में? अप्लाइड फ्रीक्वेंसी में। ओके, फिर एट रेजोनेंस एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम। जब रेजोनेंस होता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है सिस्टम। ये भी आपने नोट कर लेना। कैसे करता है भाई? देखें ना, एसएचएम और यूसीएम में हमने डिस्कस किया, या एनर्जी कंजर्वेशन इन एसएचएम में हमने डिस्कस किया कि टोटल एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी किसके बराबर थी? 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर, जिसे हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो के तो स्प्रिंग कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो यहाँ से एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन है एम्पलीट्यूड का स्केयर। तो इसका मतलब है कि रेजोनेंस पर तो एम्पलीट्यूड इंक्रीज करता है। तो भाई जब एम्पलीट्यूड इंक्रीज करेगा तो एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज। सिस्टम में एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। ओके, अभी जो मैंने शुरू में बात की रेजोनेंस वाली, तो उसको ज़रा इस डायग्राम से भी समझते हैं। आप सपोज करें कि आपके पास एक वर्टिकल मैस स्प्रिंग सिस्टम है। ठीक, एक फिक्स स्पोर्ट के साथ आपने एक स्प्रिंग लगाया हुआ, उसके नीचे एक मैस है। अगर आप उस मैस को डिस्प्लेस करते हैं तो वो टू एंड फ्रो ऑसिलेशन जो है वो परफॉर्म करेगा। तब वो जो ऑसिलेशन परफॉर्म करेगा वो ड्यू टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगा, ड्यू टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ओके, तो ये आपने पॉइंट एक तो याद करना है। लेकिन अगर ये जो फिक्स पोर्ट थी जिसके साथ ये स्प्रिंग लगा हुआ था, मैं इस फिक्स पोर्ट को एक वाइब्रेटर से रिप्लेस कर दूं। पहले क्या थी मेरे पास? ये वाला जो हिस्सा था, ये क्या था? फिक्स पोर्ट। अब मैंने
इस फिक्स स्पॉट को क्या किया, नेक्स्ट डायग्राम में आपको नज़र आ रहा होगा, इसको मैंने रिप्लेस कर दिया किससे, वाइब्रेटर से। अब वाइब्रेटर की अपनी क्या है फ्रीक्वेंसी, जिसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, अप्लाइड फ्रीक्वेंसी, और ये इसे हमने डिस्प्लेस किया तो ये नीचे से ऑसिलेट होना शुरू हो गया। अब हमने साथ साथ वाइब्रेटर को भी वाइब्रेट करना शुरू कर दिया। हो क्या रहा है, नीचे से ये मैस ऑसिलेट कर रहा है, ऊपर से वाइब्रेटर भी क्या कर रहा है, ऑसिलेट। ठीक, तो हम ये देखेंगे कि एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन बहुत ज़्यादा लार्ज होना शुरू हो जाएगा। तो ये रेजोनेंस की कंडीशन है जिसमें एम्पलीट्यूड क्या हो, इंक्रीज हो। ठीक, रेजोनेंस पर। ओके, अब है जी डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ रेजोनेंस। आपकी बुक में डायग्राम बनी हुई है, ठीक है, और इसकी एनिमेशंस भी आपको काफ़ी मिल जाएंगी यूट्यूब पर। तो ये है क्या हमारे पास, एक्चुअली हमारे पास एक फिक्स स्पॉट है, उस फिक्स स्पॉट के साथ दो स्ट्रिंग है S1 और S2, और इन दो स्ट्रिंग्स के साथ हमने एक हॉरिजॉन्टल रॉड A भी कनेक्ट किया हुआ है, ब्लू कलर का आपको नज़र आ रहा है। और इस हॉरिजॉन्टल रॉड के साथ हमने डिफरेंट पेयर ऑफ लेंथ्स के पेंडुलम कनेक्ट किए हुए हैं। जो पेयर है उनकी लेंथ सेम है, बाकी पेंडुलम्स डिफरेंट है। जैसे A और A प्राइम की लेंथ सेम है, B प्राइम की लेंथ सेम है, C प्राइम की लेंथ सेम है। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से C वाले को डिस्प्लेस करता हूँ, ठीक है, इस रॉड के परपेंडिकुलर में से डिस्प्लेस करता हूँ, तो ये क्या होगा भाई, ये ऑसिलेट करेगा टू एंड फ्रो। जब ये टू एंड फ्रो ऑसिलेट करेगा तो इस रॉड में डिस्टर्बेंस और वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगी। ठीक, अब इस रॉड में जो है जब डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होगी तो ये सारे के सारे पेंडुलम इसके साथ कनेक्टेड हैं, तो ये सब कुछ ना कुछ डिस्टर्ब होंगे। लेकिन आप ये ऑब्जर्व करेंगे जो सेम लेंथ का पेंडुलम होगा C प्राइम, वो उसका एम्पलीट्यूड बढ़ना शुरू हो जाएगा, एम्पलीट्यूड इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन पेंडुलम की लेंथ्स क्या थी, सेम। और ये बात मैंने आपको इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी बताई थी कि फ्रीक्वेंसी का रिलेशन क्या होता है, F = 1/2 पाई √G/L। फ्रीक्वेंसी किस पर डिपेंड करती है, लेंथ ऑफ अ पेंडुलम पर। तो सेम लेंथ वाले पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सेम। तो इसकी अप्लाइड फ्रीक्वेंसी जो है वो इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाएगी, रेजोनेंस होगा तो इसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो जब हम, जैसे मैं यहाँ से A को क्या करूँगा, ऑसिलेट या डिस्टर्ब, तो आप ये देखेंगे कि ये भी शायद स्लाइटली थोड़े थोड़े हिले, लेकिन ये जो A प्राइम वाला है ये बड़ी तेज़ी से क्या करेगा, एम्पलीट्यूड कवर करेगा, और इसी फेनोमिना को हम कहते हैं रेजोनेंस। तो नीचे मैंने लाइन भी लिख दी है कि सेम लेंथ हैव सेम फ्रीक्वेंसी बाय यूजिंग दिस रिलेशन। ओके, फिर क्या है जी एडवांटेजेस ऑफ रेजोनेंस। भाई रेजोनेंस के बहुत ज़्यादा फायदे हैं। मैकेनिकल रेजोनेंस की अभी हमने एग्जांपल ली, फिर हमारे पास इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस में है ट्यूनिंग ऑफ रेडियो। ट्यूनिंग ऑफ रेडियो में क्या होता है, वैसे तो आप ये सेकंड ईयर में डिस्कस करेंगे, एक टॉपिक आएगा FM, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ठीक, लेकिन मैं आपको फर्स्ट ईयर में अभी आपको नहीं पता कि ये क्या है, LC सर्किट्स क्या होते हैं, तो आपने सिंपल इतना याद रखना है कि जो आपके पास FM होता है, ठीक है जी, आप उसकी जो नॉब है उसको एडजस्ट करते हैं। ठीक, उस इलेक्ट्रिकल सर्किट की फ्रीक्वेंसी, अप्लाइड फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या करते हैं, एडजस्ट इस तरह से कि वो ट्रांसमीटर की, ठीक है जी, ट्रांसमिटेड एंटीना फ्रीक्वेंसी जो है, जो कि उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी थी, आपने नॉब की अप्लाइड फ्रीक्वेंसी, इलेक्ट्रिकल सर्किट की फ्रीक्वेंसी इस तरह से एडजस्ट करनी है कि वो एंटीना की ट्रांसमिटेड फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाए। जैसे कि हम कहते हैं कि यार फॉर एग्जांपल जी मैंने जो है कमेंट्री सुननी है किसी क्रिकेट मैच की, आपके घर में जो है ना वो लाइट है, ठीक है जी, ना कोई वाईफाई चल रहा है, ना कोई इतनी खास टेक्नोलॉजी है, या कि अगर आप किसी ऐसे एरिया में हैं जहाँ पर इस तरह के सिग्नल्स नहीं हैं, ठीक, तो और वहाँ पर जो है, या पुराने वक्तों में जैसा होता था कि आपके पास FM है, तो फिर आप क्या करते थे, आप जो है वो सिलेक्टेड फ्रीक्वेंसी का, जैसे 88 मेगाहर्ट्ज़, ये 88 जो चैनल होता था, ये 88 मेगाहर्ट्ज़ एक्चुअली फ्रीक्वेंसी है। आप अपने LC सर्किट की फ्रीक्वेंसी 88 पर लाते थे, तो वो ट्रांसमिटेड एंटीना की फ्रीक्वेंसी 88 से एडजस्ट होता था, चैनल मिल जाता था और आपको वो आवाज़ आना शुरू हो जाती थी। इसी तरह जो है माइक्रोवेव ओवन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेजोनेंस की एग्जांपल है। हम अपनी फूड गर्म कर सकते हैं या अपनी फूड कुक कर सकते हैं माइक्रोवेव ओवन में। एक्चुअली होता क्या है, देखिए पहली बात तो ये माइक्रोवेव ओवन है, तो इसका मतलब है कि माइक्रोवेव ओवन में माइक्रोवेव्स यूज़ होती हैं। पेपर में MCQs आता है
मार्क कर लें कि माइक्रोवेव ओवन में जो रेडिएशंस यूज़ होती हैं उनकी फ्रिक्वेंसी कितनी होती है टिपिकल 2450 मेगाहर्ट्ज़। दोनों बातें याद रखनी है, न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड भी और यूनिट भी। अक्सर बच्चे यूनिट भूल जाते हैं। 2450 मेगाहर्ट्ज़, मेगा 10⁻6 हर्ट्ज़। ओके, और इनकी जो वेवलेंथ है वो होती है 12 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 12 सेंटीमीटर। सवाल ये पैदा होता है कि इतनी क्यों होती है? भाई जो हमारी फूड होती है ना, फूड में वाटर है, फैट मालिक्यूल्स हैं। वाटर और फैट मालिक्यूल्स की जो फ्रिक्वेंसी होती है, जो उनकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी होती है, ठीक, इंटरनल एनर्जी की वजह से, वो कितनी होती है? 2450 मेगाहर्ट्ज़। इसलिए हम माइक्रोवेव ओवन से जो फ्रिक्वेंसी अप्लाई करते हैं वो भी कितनी करते हैं? 2450 मेगाहर्ट्ज़, क्योंकि उनकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी कितनी थी? 2450 मेगाहर्ट्ज़। तो फ्रिक्वेंसी मैच हो जाती हैं। रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस होता है तो हमने पढ़ा है कि एम्पलीट्यूड क्या होता है? इंक्रीज। जब एम्पलीट्यूड इंक्रीज होता है तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है। और स्टूडेंट्स याद रखिएगा, टेम्परेचर इंक्रीज होने से हीट प्रोड्यूस होती है, तो हमारी फूड गर्म होना या कुक होना शुरू हो जाती है। ठीक, फिर है डिसएडवांटेजेस ऑफ रेजोनेंस। भाई रेजोनेंस के सिर्फ फ़ायदे नहीं हैं, नुकसानात भी हैं। ठीक, जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी के सिर्फ फ़ायदे नहीं हैं, नुकसानात भी हैं, तो इसी तरह रेजोनेंस के नुकसानात हैं। क्या नुकसानात हैं? पहला है द कोलैप्स ऑफ ब्रिज। कहीं पर जो है एक ब्रिज हो और बहुत सारे सोल्जर्स, फौजी जो है वो इकट्ठे क्या कर रहे हो? मार्च, अपने स्टेप्स वो एक साथ रखें, और उन्हें इतनी प्रैक्टिस होती है कि वो सारे के सारे एक साथ क्या करते हैं? टांग रखते हैं। तो जब वो किसी पुल या ऐसी जगह पर जाते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि भाई अब अपने जो आपके स्टेप्स हैं वो आपने डिफरेंट डिफरेंट रखने हैं, सब ने एक जैसी मार्च नहीं करनी। रीज़न ये होती है कि जो उनकी अप्लाइड फ्रिक्वेंसी होती है वो उस पुल की, ठीक है जी, उस ब्रिज की फ्रिक्वेंसी के साथ मैच कर जाती है, और ब्रिज जो है वो आपका कोलैप्स हो सकता है, गिर सकता है, टूट सकता है। अगर ना भी टूटे तो उसमें दरारें वगैरह प्रोड्यूस हो सकती हैं, और जब वहाँ कोई व्हीकल्स या कार्स जाएंगी तो वो सडन टूट सकता है। और आपके बुक की साइड इन्फॉर्मेशन है कि यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, ठीक है जी, एक पुल था टाकोमा नैरो ब्रिज। टाकोमा नैरो ब्रिज जो है, इस ब्रिज की फ्रिक्वेंसी हवा की, एयर की अप्लाइड फ्रिक्वेंसी से मैच हुई। रेजोनेंस इतना ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ कि ये पुल ऐसे बन गया जैसे बच्चों का झूलने वाला झूला। ठीक, और ये फिर कोलैप्स हो गया था। ठीक, ड्यू टू रेजोनेंस, बल्कि उस रेजोनेंस की जगह पर हमने लिखा है वायलेंट रेजोनेंस, भाई खतरनाक किस्म का रेजोनेंस हुआ। ठीक, तो ये नुकसानात हैं। इसी तरह हेलीकॉप्टर रूटर की अगर मैं बात करूं, हेलीकॉप्टर के जो आपके पास विंग्स होते हैं, ठीक है, उसके जो पर हैं, उसके जो फैंस हैं, उनमें स्लाइटली डिफरेंट लेंथ रखी जाती हैं, ताकि इनकी फ्रिक्वेंसी अगर एयर या किसी भी चीज़ की फ्रिक्वेंसी के साथ, एयर रेजिस्टेंस की फ्रिक्वेंसी के साथ मैच करती भी है तो सिर्फ एक में रेजोनेंस प्रोड्यूस हो, सब में रेजोनेंस प्रोड्यूस ना हो। सब में रेजोनेंस प्रोड्यूस होगा तो एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा और ये रूटर उखड़ जाएगा, और फिर आप सोच सकते हैं क्या होगा? क्रैश हो जाएगा हेलीकॉप्टर। ठीक, तो ये डिसएडवांटेजेस हैं रेजोनेंस के। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का वीडियो लेक्चर। अगर वीडियो पसंद आई तो बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।